प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय काफी संजीदा है, काफी गंभीर है। हमारा विषय है संविधान दिवस, पीएम का वार, निशाने पर परिवार। गंभीरता पूर्वक लेने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे आयोजन के संदर्भ में बड़ा कटुता का वातावरण देखने को मिला। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को उसने अपना संविधान तैयार किया और वह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज संविधान निर्माण का 71वां दिवस था। 71वें दिवस के उपलक्ष्य में भारत की संसद में संसद के द्वारा संविधान दिवस का आयोजन किया गया और कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया। बहिष्कार का कारण यह बताया गया कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस समय देश में सरकार संचालित है, वो लगातार संविधान का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में संविधान निर्माण के समारोह में शामिल होने का कोई औचित्य ही नहीं है। यह विपक्ष ने अपनी भूमिका दिखाई। वहीं दूसरी ओर संविधान सभा के और उस संविधान के निर्माण के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति की मौजूदगी में विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी चिंताएं व्यंग्योक्ति के साथ साझा की कि जो कुछ राजनीतिक दल इस देश में परिवार आधारित हो गए हैं, वो वाकई एक समस्या है और इस पर विचार करने की जरूरत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवार केंद्रित पार्टियां अपने आप में एक समस्या है। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा, किसी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने किसके लिए क्या कुछ कहा सदन में बैठे लोग भी समझ गए और देश भी समझ गया। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजह बनी कि संविधान निर्माण के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को बहिष्कार करने की नौबत विपक्षी दलों को महसूस हुई। क्या वाकई ऐसे हालात हैं कि अब हमारे यहां एक मंच पर बैठने की पक्ष और विपक्ष की स्थितियां नहीं रह गई हैं? क्या इस देश में लोकतंत्र वाकई जिंदा रह गया है अगर विपक्ष इस कदर असहमति को व्यक्त करना चाहता है ऐसे नाजुक मौकों पर भी? एक सवाल। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की ऐसे आयोजन के दौरान इस प्रकार का राजनीतिक भाषण क्या वाकई जायज है? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कि जो मुद्दा उन्होंने परिवारवाद के संदर्भ में बताया, क्या वाकई देश में इतनी बड़ी समस्या है और बाकी राजनीतिक दल जिसमें स्वयं भाजपा भी शामिल है, क्या परिवार पर आधारित राजनीति को ही विस्तार नहीं दे रही है? तीनों मसलों पर बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जो बहस विपक्ष के व्यवहार और प्रधानमंत्री के भाषण के चलते चर्चा के केंद्र में है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि फैक्ट्स स्पीक लाउडर देन स्टैटिक्स। आंकड़ों की अपेक्षा तथ्य अधिक जोर से बोलते हैं। स्ट्रीट फील्ड अंग्रेजी लेखिका के द्वारा जो ये विचार सूत्र दिया गया था, क्या पक्ष और विपक्ष की जो आवाज इस समय बुलंद हो रही है वो वाकई तथ्य के आधार पर है जैसा विचार सूत्र हमें मिला था, या इससे इतर तथ्य विहीन बातें हैं पर बहुत जोर से बोली जा रही हैं? समझने की कोशिश करते हैं और हमें समझाने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में गुरदीप सप्पल जी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रामचंद्र जागड़ा जी जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। देवेंद्र वर्मा जी हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा हैं। राजकुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार देश के, वह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही प्रमोद त्यागी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। चर्चा की शुरुआत गुरदीप सप्पल जी से करते हैं, उन गुरदीप सप्पल जी से जो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि उनके ही नेतृत्व में एक प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ था, अर्थात कांग्रेस के नेतृत्व में ही अधिकांश संविधान सभा के सदस्य कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे। कांग्रेस के द्वारा अपने सहयोग के माध्यम से इस देश को जो संविधान दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अस्तित्व में आने के बाद संविधान दिवस के रूप में जोर शोर से आयोजन का सिलसिला 2015 से शुरू हुआ। क्या नाराजगी हो गई सप्पल साहब ऐसी आपको कि जिस संविधान के निर्माण में आपने योगदान दिया था, उस संविधान के निर्माण की वर्षगांठ जब मनाई जा रही है
तो आप उस सभागार में भी बैठने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसे लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिष्ठान हमारे देश में माना जाता है। थोड़ा रोशनी मिला आपसे। हिमांशु जी, संविधान दिवस पहली बार तो मनाया नहीं गया था जी, पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है जी। सारी राजनीतिक दल उनमें शामिल होते थे। तो ये सरकार से पूछना उचित नहीं होगा कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक दल आज बैठने को तैयार नहीं हुए। जी। आपको मैं बताऊं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो संविधान पर ही हमला कर रही है पिछले कुछ समय से जी। और आज का जो पूरा कार्यक्रम है, अगर आप वो देखिए तो उसमें आपको प्रधानमंत्री जी के भाषण में संविधान के दिवस की गरिमा झलकी। जो इस तरह की भाषा का उनका प्रयोग हुआ, क्या वो गरिमा उनकी भाषा में झलकी? एक राजनीतिक विशुद्ध रूप से चुनावी भाषण उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में दिया और उन व्यक्ति की उपस्थिति में दिया जो व्यक्ति देश के प्रथम नागरिक हैं, भारत के राष्ट्रपति। अगर करती है हिमांशु जी, हमारे यहाँ संसद में कार्यक्रम होते हैं तो उसमें केवल राष्ट्रपति मेन होते हैं, वो बोलते हैं और बाकी लोग। आज संविधान आप ये देखिए, अभी आप पूरा गूगल कर लीजिए, आपके दर्शकों को मैं कहता हूं पूरा एक गूगल छान लीजिए राष्ट्रपति कोविंद का भाषण आज का। एक शब्द, एक खबर नहीं है। देश के राष्ट्रपति ने आज क्या बोला है आप तक भी नहीं पहुंचा होगा। देश के राष्ट्रपति ने क्या बोला उसको लेके किसी न्यूज वेबसाइट पर कोई खबर नहीं है किसकी? भारत के प्रधानमंत्री की। तो गरिमा राष्ट्रपति पद की किसने कम की? भारत के प्रधानमंत्री ने। पूरे कार्यक्रम की गरिमा किसने कम की? स्पीकर और चेयरमैन के ऑफिस ने। और ये समझना पड़ेगा, ये शुरुआत अभी नहीं हुई है। पिछला सत्र पूरा वॉश आउट हुआ। पूरे सत्र के अंदर विपक्षी दल चेयरमैन से और स्पीकर से ये आग्रह करते रहे कि आप सरकार को कहिए, सरकार बातचीत करे, और वो असहाय स्थिति जताते थे। और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो कहते थे कि नहीं, हम सरकार को नहीं बोल पाते हैं, सुनते नहीं है। तो देश के संसद के दोनों पीठासीन अधिकारी आपने असहाय बना दिए। आज भारत के राष्ट्रपति वहां पे थे और उनके मौजूदगी में आप संविधान दिवस के नाम पर खिल्ली उड़ाने वाला भाषण दे रहे थे। तो ऐसे में संविधान की गरिमा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कम कर रहे थे और यही सब कारण है, ये सब कारण है जिसकी वजह से बहिष्कार होता था। और आज आप 26 नवंबर की महिमा मंडन उन्होंने कहा। मैं माफी के साथ आपको रोकता हूं गुरदीप सप्पल जी। कारण बताते समय आप उन कारणों को गिना रहे हैं जो आपके बहिष्कार के बाद घटित हुए। प्रधानमंत्री जी का भाषण आपके बहिष्कार के बाद हुआ है। खबरें अगर राष्ट्रपति जी की नहीं दिख रही तो वो कार्यक्रम के बाद हुआ है और प्रधानमंत्री जी को यह भाषण विपक्ष के व्यवहार के आधार पर देना पड़ा है। मैं अभी भी आपसे इस सवाल को दोहराता हूं कि आखिर इस देश में ऐसा हो क्या गया जिसके चलते संविधान दिवस के आयोजन के बहिष्कार की नौबत आन पड़ी? क्या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव नहीं हो रहे? क्या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकारें नहीं चुनी जा रही? क्या इस देश में विपक्ष को राज्यों में सरकार बनाने के अवसर नहीं मिल रहे? क्या केवल गुनाह यह बात हो गई कि अब तक जो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आती थी, उसकी घोर प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 2 बार लगातार जीत रही है? बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप? असहनीय हो गया आपके लिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से जीतना, इसलिए अब उसकी नाराजगी, उसकी खींच, उसकी जुझलाहट आप इस स्तर पर निकाल रहे हैं। और एक और बात जो आपसे समझना चाहता हूं, जब आपने संविधान दिवस के आयोजन का बहिष्कार का फैसला लिया है और यह कहते हुए लिया है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा, तो ये जो तमाम सत्र संसद के बुलाए जाते हैं, तय माने कि अब आप उसमें भी हिस्सेदारी नहीं लेंगे? क्योंकि जब संविधान बचा ही नहीं, आपके अनुसार संविधान का पालन हो नहीं रहा, तो इन सत्रों के बहिष्कार का भी ऐलान क्या आपका राजनीतिक दल करने वाला है? सवाल है गुरदीप जी। हिमांशु जी, आपकी है। आपने मेरी बात में सिर्फ उतना पकड़ा जितना आपको लगा कि बात को आगे बढ़ाने के लिए आप मसालेदार भाषा इस्तेमाल करेंगे। मैंने दूसरी बात भी बोली कि पिछले सत्र के अंदर संसद के दोनों पीठासीन अधिकारियों को जिस तरह से असहाय इस सरकार ने पेश किया, उसको आप क्या बोलेंगे? भारत की संसद किसी इश्यू पे डिबेट नहीं करेगी, इसको आप क्या बोलेंगे? पिछले 1.5 साल में लगातार आप इस सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स बुलाने से मना कर दिया। जब बहुत हंगामा हुआ और 2 महीने पहले जब चिट्ठियां लिखी गई, लीडर विपक्ष ने चिट्ठी लिखी, बाकी नेताओं ने लिखी, लाके बात की,
तब जाके 1.5 साल के बाद स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग बुलाने पर राजी हुए। तो ये सरकार जो लगातार संसदीय व्यवस्था को भारत का लोक कर रही है कमजोर, उसके ऊपर रिएक्शन है। आप इस बात को समझिए कि लोकतंत्र केवल चुनाव होना नहीं है जी। लोकतंत्र चुनाव के बाद सरकार की जिम्मेदारी तय करने का भी काम है, जिस काम का ड्यूटी लोकतंत्र विपक्ष को देता है। विपक्षी लोगों का जो अधिकार होता है वो संविधान के तहत ही है, उसको भारत की सरकार मानती नहीं है, पिछले पूरे सत्र में नहीं माना। आज का जब कार्यक्रम आया सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में पीएम का भाषण आज पहली बार यूं रखा गया राष्ट्रपति के पहले। आज तक ये काम नहीं हुआ, सरकारी कार्यक्रम में होता था। संसद के किसी कार्यक्रम में जब से संविधान बना है ये बात नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री का भाषण राष्ट्रपति के साथ उनके पहले हो और राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा तक नहीं हो। ये भाषण बाद में नहीं हुए बाइकॉट, ये बाइकॉट में दिख रहा था कि क्या करने जा रही है सरकार। आप एक पवित्र ओकेजन को राजनीतिक ओकेजन में बदल रहे हैं। और क्यों बदल रहे हैं? आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या बोला कि 26 नवंबर का चर्चा नहीं होती थी, 26 जनवरी के बाद हमें 26 नवंबर बनाना चाहिए था, 26 जनवरी छोड़ देना चाहिए था। ये कहा उन्होंने, छोड़ देना शब्द यूज नहीं किया। क्यों कहा? क्योंकि उनको मालूम नहीं है क्या कि 26 जनवरी का जो डेट है वो 1950 में नहीं आई थी। 26 जनवरी की डेट 1931 में आई थी, जब कराची में पूर्ण स्वराज की डिमांड घोषित की गई थी और पूरे देश में ये कॉल दी थी गांधी जी ने कि 26 जनवरी आज से हमारा स्वाधीनता दिवस होगा। उस डेट को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। इसलिए नहीं मनाया जाता है कि किसी का मन किया और उठ के उसने 26 तारीख की घोषणा कर दी। इसलिए मनाया जाता है कि आजादी के आंदोलन में जो कराची रेजोल्यूशन आया था, जो हमारे संविधान की नींव थी, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, जिसमें सभी अधिकारों की बात की गई थी, बराबरी की बात की गई थी, वोटिंग राइट सबको मिले, इसकी बात की गई थी, वो नींव 26 जनवरी को पड़ी थी। आज प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल एक जिसको कहते हैं फौरी तौर पे एक डेट बना के उसको कह रहे हैं कि ये डेट बनाइए, 26 जनवरी भूल जाइए। तो आजादी के आंदोलन के आप इस इतिहास को भी भूल सपल जी के लिए बड़ा मुफीद हो रहा है कि अब बहिष्कार के संदर्भ में ज्यादा बात ना की जाए, बात की जाए प्रधानमंत्री के भाषण पर, बात की जाए राष्ट्रपति के होते हुए भी प्रधानमंत्री के भाषण पर। गुरदीप सप्पल जी ये भी जानना चाहते हैं क्या देश में पहले ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के पहले प्रधानमंत्री का भाषण हुआ हो? ये संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का मसला नहीं था गुरदीप जी, ये एक आयोजन था संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। और आप क्या चाहते हैं, ये नई व्यवस्था कि देश के राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करें, या आप चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने जुबान भी ना खोले? चाहते क्या है आप? देखिए, इस पूरा जो आपने कंस्ट्रक्ट किया उसका मैं विरोध करता हूं। प्रधानमंत्री सरकार के हेड होते हैं, चाहे वो कितने भी लोकप्रिय हों। राष्ट्र के हेड राष्ट्रपति होते हैं। और ये व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है देश के अंदर कि या तो सरकार का कार्यक्रम होता है या संसद का होता है। संसद केवल लोकसभा राज्यसभा से नहीं बनी है। आप संविधान पढ़िए हिमांशु जी, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और माननीय राष्ट्रपति। आप इस बात को आज संविधान दिवस के अंदर भूल जाएं और इस बात को अगर जुमलेबाजी में करें कि पीएम चुप रहें और ना रहें, ये गलत बात है। राष्ट्रपति संविधान का अंग है, वो केवल हेड नहीं है, अंग है। और जब संसदीय कार्यक्रम होता है तो केवल राष्ट्रपति का भाषण होता है। यही हमारी व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं होता है। गुरदीप सप्पल जी ने एक तकनीकी विषय उठाया है, मेरी दलीलों को उन्होंने तर्क सहित खारिज करना चाहा है। मुझे जाना तो था रामचंद्र जांगड़ा जी के पास, लेकिन संयोग से इस कार्यक्रम में संविधान विशेषज्ञ के तौर पर देवेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। देवेंद्र वर्मा जी, गुरदीप सप्पल जी की यह दलील है, यह कार्यक्रम संसद का था और अगर संसद का कार्यक्रम है तो उसमें प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति का भाषण होगा। और हमें संविधान दिवस पर यह बात भूलने की जरूरत नहीं है, ऐसा गुरदीप सप्पल जी का कहना है। थोड़ा आप ज्ञानार्जन वर्धन करें और बताएं कि क्या वाकई ऐसी व्यवस्था रहती है और ये एक संविधान का, परंपरा का, व्यवस्था का उल्लंघन हो गया। राष्ट्रपति के रहते हुए प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, राष्ट्रपति से पहले संबोधित किया। देखिए, ये एक संसद का कार्यक्रम नहीं था जी, ये तो एक आयोजन था स्वतंत्र ये कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए, और उसका स्थान जो निर्धारित किया गया था वो संसद का सेंट्रल हॉल था जी। लेकिन ये संसद का कार्यक्रम नहीं था। और दूसरी बात, जैसा कि मैं माफी के साथ देवेंद्र वर्मा जी आपको रोकना चाहूंगा इसमें, यह कार्यक्रम संसद का था
ये स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बोला है, इसलिए इस विषय में कोई संशय की बात नहीं है। यह सरकार का आयोजन नहीं था। ओम बिरला ने इसी बात पर नाराजगी जताई है, क्षुब्धता जताई है, दुख जताया है कि यह कार्यक्रम संसद का था, विपक्ष को मेरा संरक्षण था, उन्हें कोई आपत्ति थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, यह बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। पर एक बात स्पष्ट है कि इस देश की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम संसद का था। कम से कम एक व्यवस्थागत बात तो गुरदीप सप्पल जी ने सही कही है कि यह आयोजन संसद का था। अब इसकी रोशनी में आपसे बात। मेरा आशय ये था जी। कि ये संसद की बैठक या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो कि जिसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाता है और केवल राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं जी। अपितु क्योंकि ये संविधान दिवस था, ये ज्यादा गरिमापूर्ण था कि ये कार्यक्रम सरकार का न हो के, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार वो देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ऐसा गरिमापूर्ण आयोजन यदि संसद के द्वारा आयोजित किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये सरकार का आयोजन नहीं था, क्योंकि सरकार का आयोजन होता तो उसमें हो सकता है कई लोगों को आपत्तियां होती। तो ये किसी पार्टी का आयोजन नहीं था, ये संसद का आयोजन था। और संसद के आयोजन में यदि राष्ट्रपति आए हैं तो वो कोई किसी सभा की बैठक को, जैसा ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करने के लिए नहीं आए थे कि केवल वही संबोधित करेंगे और कोई संबोधित नहीं करेगा। और प्रक्रिया भी यही है और ये शिष्टाचार भी यही कहता है कि जो सबसे मुख्य अतिथि होता है वो सबसे अंत में ही बोलेगा, आरंभ वो नहीं करता कभी भी। इसलिए यदि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बोला तो वो सही प्रक्रिया है। उसके बाद में ही यदि राष्ट्रपति को कुछ कहना था तो राष्ट्रपति सबका समावेश करते हुए अपनी बात को सबसे आखिरी में रखते। दूसरी बात, तो ये जो प्रक्रियागत त्रुटि है इसमें मेरे मत में कोई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं हुई है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को ही पहले बोलना चाहिए और राष्ट्रपति को बाद में ही बोलना चाहिए ऐसे आयोजनों में। दूसरी बात जो गुरदीप जी कह रहे हैं, खास बात यह है कि निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था बाद में, वो संविधान दिवस के ऊपर नहीं रह गया था जी। अब आरंभ ये होता है कि संविधान दिवस का जो कार्यक्रम जो कि संसद के द्वारा आयोजित किया गया था उसका सभी विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार किया। मेरा मत ऐसा है कि ऐसे गरिमापूर्ण आयोजन में चाहे हमारी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, चाहे हमारा दृष्टिकोण कुछ भी हो, हमारे सिद्धांत अलग अलग हों, लेकिन ऐसे जब हम संविधान के संबंध में कोई कार्यक्रम रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये संविधान का सम्मान करते हुए सबको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए था और अपनी बात कहना चाहिए था। जहां तक प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और इस सबके संबंध में सभी राजनीतिक दल परिवार आधारित है, तो देखिए इसमें कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी है वो चाहे परिवार आधारित हो या क्या आधारित है, ये विषय वस्तु आज की थी भी नहीं। और इसलिए ये जो प्रधानमंत्री जी के जो भाषण भी था वो भी एक्चुअली उस थीम के ऊपर केंद्रित नहीं रहा जिस थीम के ऊपर ये आयोजन था। और शायद उसका कारण ये रहा कि वो शायद सारे विपक्षी दलों ने जो इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, उस बहिष्कार के कारण पूरा कार्यक्रम ही अपनी मूल थीम से भटक गया। और भटकने के आधार पर ही, जैसा कि अपने गुरदीप जी कह रहे हैं कि सारी बात की बातें कह रहे हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि जब बहिष्कार किया आरंभ वहीं से होता है और मेरे मत में ऐसे कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो वर्मा जी का बहुत स्पष्ट राय है कि शुरुआत विपक्ष ने ही गलत की कि उसने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ऐसे आयोजनों को राजनीतिक नजरिए से देखकर व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरा, उनका मानना है कि विपक्ष ने जो किया सो किया, पर प्रधानमंत्री ने भी दिन की और आयोजन की गरिमा के अनुसार उद्बोधन नहीं दिया। वो संविधान दिवस पर न होते हुए एक राजनीतिक भाषण में तब्दील हो गया। गुरदीप सप्पल जी फिर हस्तक्षेप करना चाहते हैं, एक बार उनका संक्षिप्त में हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर रामचंद्र जागड़ा जी के पास लेंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने संबोधन क्या दिया और उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस क्या कह रही है। लेकिन पहले गुरदीप सप्पल जी का हस्तक्षेप सुन लें। हिमांशु जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पहले किसको बोलना चाहिए था, बाद में किसको बोलना चाहिए था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब इकट्ठे होते हैं तो हमेशा राष्ट्रपति बाद में बोलते हैं। प्रोटोकॉल मुझे पूरी तरह मालूम है, मैं तो 10 साल इसी प्रोटोकॉल को ही निभाया एज नौकरी में। मैं ये कह रहा हूं कि जिस संसदीय कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रपति बोलते हैं वहां और कोई नहीं बोलता। आज ये चीज तोड़ी गई। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने और बातें भी तो बोली, हम उस पर भी आ जाते हैं। मेरा ये कहना है, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सिग्निफिकेंट बात बोल दी कि अगर आज की तारीख में संविधान लिखा जाता तो एक पन्ना ना लिखा जाता।
और वो इस बात को भूल गए कि जब ये संविधान बना था 26 नवंबर 1950 को, जब ये बना था उसके 3 दिन बाद आरएसएस की जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने इसको खारिज कर दिया था और बोला था कि हमारे संविधान में प्राचीन भारत में विकसित हुए प्रावधानों का कोई जिक्र नहीं है, इसमें मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है, ये जो है हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए बेकार है। और गुरु गोलवलकर ने उसके बाद उसी महीने जितने प्रिंसली स्टेट थे, राजा लोग थे उस समय तक जो जुड़े नहीं थे, उनको चिट्ठी लिख के संविधान को खारिज किया था। तो इस इतिहास को भी बोल दें वो। आज जब वो बात करते हैं, क्रेडिट तो आरएसएस इसके साथ ही नहीं थी, आरएसएस तो संविधान के खिलाफ थी। समय के साथ उन्होंने अपना लिया, अच्छी बात है, लेकिन अपनाते हुए औरों को ये लेक्चर देना कि उनको संविधान की समझ नहीं है या वो संविधान की गरिमा को नहीं समझते हैं, ये बात गलत है। ये बात गलत है, ये कहना है गुरदीप सप्पल जी का। लेकिन मैं रामचंद्र जागड़ा जी के पास जाऊं उससे पहले उस हिस्से को साझा करता हूं अपने दर्शकों से जो आज प्रधानमंत्री ने अपने 22 मिनट के भाषण में मुख्य रूप से कही, और उसकी प्रतिक्रिया में आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी कुछ कहा, सुनते हैं। संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते। जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी। जहां हम संविधान का सम्मान करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चाहे नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। तो वो स्वीकार्य नहीं है, ये आनंद शर्मा जी का कहना है कि केवल आप मंच पर बिठा देंगे, हम इतना पर्याप्त नहीं मानते। लेकिन प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, संविधान दिवस का मौका था, जिन्होंने इस देश के संविधान के निर्माण में योगदान दिया, उनको स्मरण करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, उनके बताए रास्ते पर संकल्प जाहिर करने का मौका था। पर रामचंद्र जागड़ा जी, हो क्या रहा था सदन में? एक विपक्ष ने बहिष्कार किया, इतना आहत हो गए आप कि आप भूल ही गए कि कार्यक्रम क्या था, ऐसा गुरदीप सप्पल जी महसूस कर रहे हैं। आपके पास समर्थन में कुछ तर्क है कि इस समय पे यही भाषण की जरूरत थी? देखिए हिमांशु जी, वैसे तो आपने सब बातों का उत्तर जो गुरदीप सप्पल जी ने जो उठाई हैं उनका आपने भी दिया है, माननीय देवेंद्र वर्मा ने जी भी दिया है, इससे अलग से कोई उत्तर बनता भी नहीं है। लेकिन मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा, स्वर्गीय वाजपेयी जी की मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं जी, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस तरह के आयोजन में आज कोई बजट पूर्ण, कोई अधिवेशन में कोई राष्ट्रपति जी का अभिभाषण नहीं था, आज तो ये संविधान दिवस मनाया जा रहा था, तो इसमें विपक्ष को बड़ा दिल रखते हुए इसमें उपस्थित रहना चाहिए था, शामिल होना चाहिए था। जहां तक अभी आनंद शर्मा जी कह रहे हैं कि हम केवल बैठने के लिए वहां नहीं जाते, मैं इस बात में इत्तेफाक नहीं रखता। कितने ही सीनियर लोग और भी बैठे थे, और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जी भी बोले हैं, फिर बाद में सबसे राष्ट्रपति जी बोले हैं, यही प्रोटोकॉल बनता है। जैसा गुरदीप जी ने भी कहा है कि मैं प्रोटोकॉल को मैं जानता हूं, तो
मेरा मानना यह है कि इसमें बड़ा दिल रखते हुए विपक्ष को इसमें शामिल होना चाहिए था। और जहां तक मेरे कांग्रेस के साथी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कुछ आपत्तिजनक था, कोई समय के अनुरूप उनका संबोधन नहीं था, मैं तो याद करवाना चाहता हूं कि कितनी बार ऐसे वाकयात हुए हैं। क्या बताएं कि एक भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव और एक कांग्रेस का एक नौसिखिया सा नौजवान वहां पर उसको फाड़ देता है संसद में कि ये बेकार है, इसका कोई औचित्य नहीं है। वहां प्रोटोकॉल कहां चला गया? मैं यही नहीं कि पार्टी में सब कुछ हुआ, सारे सदन ने उस बात को देखा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन के समय में एक कागज को इस तरह से फाड़ दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी की गरिमा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो पता नहीं कैसे इनको गरिमा याद आती है, कैसे प्रोटोकॉल याद आता है। और कितनी बार आपको ऐसे चित्र मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे कि राष्ट्रपति जी माननीय स्वर्गीय मुखर्जी खड़े हैं और मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़े अभिवादन कर रहे हैं और सोनिया जी सीधे हाथ खड़े सामने अभिवादन करने का भी वो जरूरत नहीं समझती, राष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल को नहीं समझती। ऐसी कितनी घटनाएं, कैसे फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे, कितनी वीडियो फिल्म आपको मिल जाएंगी ऐसी। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो हर गरिमा का ध्यान रखते हैं, बल्कि उनसे बड़े जितने भी नेता हैं, यहाँ तक कि श्री प्रकाश सिंह जी बादल बहुत ही सीनियर नेता हैं राजनीति में हमारे देश में, जो 13 साल जिन्होंने जिंदगी के जेल में बिताए विभिन्न आंदोलनों में। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने जब भी उनसे मुलाकात की है तो उनके पैर छुए हैं। सारे देश ने इस बात को देखा है। और जब भी अडवाणी जी से मिलते हैं उनके पैर छूते हैं प्रधानमंत्री जी। हमेशा गरिमा का ध्यान रखते हुए आचरण उन्होंने किया है। मैं विनम्रतापूर्वक आपको रोकता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये कौन सी गरिमा का ख्याल है जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों के संदर्भ में संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भारत एक संकट की तरफ बढ़ रहा है और वो है पारिवारिक पार्टियां, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। बोले ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है या उसके भी विपरीत है। जब मैं कहता हूं पारिवारिक पार्टियां तो मैं यह नहीं कहता कि परिवार के एक से ज्यादा लोग राजनीति में ना आए, योग्यता के आधार पर और जनता के आशीर्वाद से आए। मैं जाखड़ साहब आपसे जानना चाहता हूं कि कौन जनता के आशीर्वाद के बगैर अपनी पार्टियों को संचालित कर ले रहा है? क्या राहुल गांधी जनता के स्तर पर जीत कर नहीं आते? क्या अखिलेश यादव जनता के स्तर पर जीत कर नहीं आते? क्या नवीन पटनायक, बिजू पटनायक के बेटे लगातार जनता का समर्थन उसी अनुरूप नहीं लेके आ रहे जिसके आसपास अभी आप दिखाई देते हैं? क्या चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार ने जनता के स्तर पर पीढ़ी दर पीढ़ी अपना समर्थन साबित नहीं किया है? और नहीं किया है तो उनके साथ में आप हरियाणा में सरकार को चलाते हैं। तो इस आपसे सवाल है कि आशय क्या है इस भाषण का? थोड़ा इसमें रोशनी मिले, लोग समझ पाए कि इस देश के सबसे बड़े नेता और आपकी पार्टी के भी सबसे बड़े नेता पारिवारिक पार्टियों के संदर्भ में जब टिप्पणी कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं? जी, मैं आपका इसका उत्तर दे रहा हूं। मैं इसमें एक सवाल करता हूं, क्या कोई भी व्यक्ति मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ अगर कोई एक छोटी सी भी टिप्पणी उनके आचरण के प्रति कर दे तो क्या वो सपा में अपना अस्तित्व बरकरार रख सकता है? जी। या चौटाला परिवार के खिलाफ अगर कोई छोटी सी कोई बात कह दे, क्या यह लोकदल के अंदर वो अपना अस्तित्व जिंदा रख सकता है? जी। ये परिवारवाद है। इसी वहां पर अंदरूनी लोकतंत्र एक किस्म से समाप्त प्राय है। पारिवारिक पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, अंदरूनी लोकतंत्र नहीं होता है। और भाजपा एक पूरे देश को परिवार की तरह से चलाती है। यहाँ मंच से, पार्टी के मंच से कड़वी बात, कड़वा से कड़वा सुझाव देके भी आदमी पार्टी के अंदर जिंदा रहता है। और ऐसे कितने उदाहरण रहे हैं। मैं जाना साहब आपसे इतिहास के तहत बात करता हूं। बलराज मधोक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लाइन से बाहर गए, पार्टी से बाहर हो गए। सम्माननीय गोविंदाचार्य जी, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, पार्टी से बाहर कर दिए गए। उमा भारती लालकृष्ण आडवाणी जी के संदर्भ में सार्वजनिक टिप्पणी कर दी, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, देश देखता रहा। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टिप्पणी करके क्या कोई रह सकता है? आपसे सवाल है। नरेंद्र मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं।
उनके खिलाफ टिप्पणी करके रह सकता है? सवाल है। तो क्या केवल इसी आधार पर टिप्पणी हो जाएगी? सवाल इस बात का भी है, 43-40 साल से ऊपर की उम्र हो गई भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर एक चुनाव 40 साल में आप करा के दिखा पाए? यह सवाल लोकतंत्र के प्रति पैरवी करने वाले, हिमायत करने वाले लोगों से पूछा नहीं जाना चाहिए? 1980 में आपकी पार्टी अस्तित्व में आई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर आपने आज तक कौन सा चुनाव करा दिया, किनके बीच करा दिया? क्या इस उदाहरण को रामचंद्र जांगड़ा जी जैसा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ साझा कर सकता है? जानने में दिलचस्पी मेरी भी और दर्शकों की भी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2004 से हूँ जी, और वैसे मेरा संबंध संघ से रहा है, बचपन से रहा है। मैं छात्र जीवन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ जी, और मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बाकायदा मेंबरशिप होती है, सदस्यता होती है, उसके बाद मंडल स्तर के चुनाव होते हैं, जिला स्तर के चुनाव होते हैं, प्रदेश स्तर के चुनाव होते हैं और बाद में राष्ट्रीय स्तर का होता है। बाकायदा एक प्रोटोकॉल से और प्रक्रिया के माध्यम से सारा का सारा जो है ना संगठनात्मक ढांचा बनाया जाता है। या ये नहीं होता कि सोनिया गांधी निर्धारित कर देगी। अरे जांगड़ा साहब, मैं आपसे छोड़िए, 2004 से लेकर 2021 तक में बात कर ले। जिस हरियाणा से आप ताल्लुक रखते हैं वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किस किस के बीच में हुआ है, इतने साल में ये उदाहरण बता दें। और 2004 से लेकर 2021 तक भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होते हुए आपने कब देख लिया, किनके बीच देख लिया, ये बता दें। इतिहास की बात जाने दें। आपने जितना समय भाजपा में गुजारा उसी पे साझा कर लेते। सहमति बन जाती है, कोई टकराव नहीं होता, आम सहमति बन जाती है तो हो जाता है। जब आपके यहां पर बात होती है तो वो आम सहमति होती है, और जब समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में या अन्य किसी राजनीतिक दल में होता है तो वो परिवार का विषय हो जाता है। लेकिन हमारे साथ में प्रमोद त्यागी जी हैं, वो कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब जांगड़ा जी कुछ बोल रहे थे। एक बार उनका हस्तक्षेप भी सुनते हैं और फिर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी पार्टियां देश के प्रमुख समस्या बन गई हैं, ऐसा देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्या इस पर कुछ विचार करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे? प्रमोद जी, आप लोग जानने में दिलचस्पी। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री पद के अनुरूप आज संविधान दिवस पर अपनी बात कहते तो मैं उनकी बात को, वास्तव में प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पद है, उनकी बात को मैं तरजीह देता। आज संविधान दिवस पर संविधान प्रमुख हमारे संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति जी को वो संबोधन देना चाहिए था, और अगर ये संबोधन प्रधानमंत्री जी ने दिया उसके बारे में मेरी स्पष्ट राय है। हमारा संविधान बहुदलीय संविधान है। आप संविधान दिवस को मना रहे हैं तो सभी राजनीतिक पार्टी के लोकसभा राज्यसभा में जो नेता हैं उनको आप पहले से निमंत्रित करते कि आपको भी अपना 1 मिनट या 2 मिनट का संबोधन देना, तो ये संविधान के अनुरूप होता। दूसरी बात, आपने संविधान की बात बोलते बोलते आपसे अपेक्षा की जाती है कि बहुत बार आप कहते भी हैं कि हम 140 करोड़ भाइयों बहनों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो आपको 140 भाइयों बहनों के प्रतिनिधित्व के लिए आपको उसका प्रतिकारक जवाब नहीं देना चाहिए था। विपक्ष के नेताओं ने बहिष्कार इसलिए किया है कि आप संविधान की भावनाओं के विपरीत चले हैं। संविधान जिस वक्त बना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मेरे मित्र अभी बोल रहे थे कि मैं भाजपा से भी ज्यादा संघ का कार्य करता हूं। मेरे मित्र सरदार जी ने बहुत बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि संघ ने इस भारतीय संविधान को कभी सम्मान नहीं दिया। उनका भारतीय संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर जी के संयुक्त में बना था, कभी विश्वास नहीं रहा है। वो तो डॉक्टर गोलवलकर जी हो या दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्मवाद पुस्तक है, उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा है, जरूर हमारे मित्र भाजपा के नेता ने उन्हें पढ़ी होगी। तो ये संविधान दिवस को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत उच्च स्तर पर रख सकती थी। सभी बहुदलीय पार्टी के लोगों को ये दे सकती थी मौका कि आप इसी तरीके से संविधान की बात करेंगे। मैं प्रश्न पूछता हूं अपने भाजपा के मित्र से, विधान परिषद में बहुमत है समाजवादी पार्टी का, वहां क्यों नहीं अध्यक्ष का आपने चुनाव कराया? आप संविधान के अनुसार अध्यादेश कब लागू होते हैं? जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, संसद न चल रही हो। आपने किसानों के 3 अध्यादेश लागू किए, कौन सी आपातकालीन स्थिति थी? कहा संसद को आप रोक नहीं कर रहे थे या आपने उसको अध्यादेश जारी कर दिया? एक नहीं, मैं अनेक घटना बता सकता हूं कि आपने भारत के संविधान के प्रति अपनी जो निष्ठा होनी चाहिए, जो शपथ आप भारत के संविधान के लेकर के प्रधानमंत्री अन्य पदों पर बैठे हैं, उनका आप पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप मैं प्रमोद जी बीच में रोकना चाहता हूं, ये संविधान की व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहे।
संविधान के संदर्भ में जो भावना है उसके अनुसार आचरण नहीं कर रहे। पर थोड़ा सा रोशनी चाहता हूं प्रमोद जी आपसे, इस बहिष्कार के माध्यम से संविधान दिवस के आयोजन का संसद में जो हो रहा था, विपक्ष ने क्या साबित कर दिया? जिस संविधान ने चाहा था कि लोकतंत्र में असहमति के स्वर को स्थान रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष मूलतः जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, वो विपक्ष ऐसे आयोजनों से भी अगर अपने आप को दूर रख रहा है तो क्या ये उस संविधान और संविधान निर्माताओं की भावना का अपमान नहीं है? ये एक सवाल है। कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद जी आप? जी बिल्कुल कहूंगा। आप बड़ा सामयिक प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न का प्रति प्रश्न पूछता हूं जी। दायित्व तो किसका है? सरकार के प्रमुख कौन है? संविधान के प्रमुख कौन है? ये दायित्व बड़े भाई के नाते सत्तारूढ़ दल का बैठता था कि ये विपक्ष के लोगों को विश्वास में लेते, उनको भी संविधान के अनुसार सम्मानित करते। जब आपने बड़े भाई का दायित्व नहीं निभाया है, विपक्ष क्या करे? वो अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करे? प्रमोद जी का कहना है कि बड़े भाई के तौर पे दायित्व नहीं निभाया, विपक्ष के संदर्भ में वो कोशिश ही नहीं की सत्ता पक्ष ने जो उसे करनी चाहिए थी। मेरे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं और आपसे समझना चाहता हूं राजकुमार जी, ये क्या वाकई बड़े भाई और छोटे भाई का विषय है? यह वस्तुतः अब पक्ष और विपक्ष, महज पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि शत्रु पक्ष के रूप में निर्मित हो चुके हैं, जिन्हें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सुहाता ही नहीं है और इसलिए इस प्रकार का अप्रिय दृश्य देश में उपस्थित हो रहा है। राजकुमार जी। हिमांशु जी, बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और आज का घटनाक्रम उसकी पुष्टि करता है जी कि हमारे राजनीतिक दलों नेताओं की इस राजनीतिक सोच जी बहुत संकीर्ण है जी। अगर विपक्षी दलों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया, किंतु परंतु हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, वास्तविकता यह है कि वो उनकी राजनीतिक संकीर्णता का ही परिणाम भी था, प्रमाण भी है जी। दूसरी बात, संविधान दिवस जैसे पवित्र दिवस को राजनीतिक भाषण के लिए इस्तेमाल करना यही साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दलगत राजनीतिक सोच और दायरे से बाहर नहीं निकल पाए जी। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि जब हम बात करते हैं कि संविधान पवित्र है, सबके लिए है, तो उसके प्रति जिम्मेदारी, सम्मान का अभाव, प्रतिबद्धता, मैं कहूंगा प्रतीकात्मक सम्मान भी नहीं, उसके प्रति प्रतिबद्धता भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, दल हो, कार्यकर्ता हो। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, हम लोग संविधान दिवस की चर्चा कर रहे हैं जी। ये कब से अस्तित्व में आया, कब से मनाना शुरू किया हमने जी? 1940, जहां तक मेरी जानकारी है 1940, 2015 में जी। 2015 में अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने फैसला किया कि हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा जी। फैसला क्यों किया वो मुझे लगता है सब लोग अपने अपने विवेक के हिसाब से उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जी। अब बात आते हैं संविधान के प्रति मान सम्मान की। जैसा गुरदीप सप्पल जी ने भी कहा, प्रमोद जी भी कह रहे हैं कि यह सरकार लगातार संवैधानिक परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन कर रही है, पालन नहीं कर रही, संविधान को कमजोर कर रही है। मैं इस सरकार को कोई प्रमाण पत्र न देना चाहता हूं, न मेरी वो भूमिका है जी। जो सरकार कर रही है सब लोग देख रहे हैं, उस पर आए दिन चर्चा भी होती है, टीका टिप्पणी भी होती है। लेकिन क्या इससे पहले की सरकारों ने संविधान को हमेशा सिर माथे पर रखा है जी? बहुत पीछे मत जाइए। 1975 में जब आपातकालीन लागू किया गया था, मेरे ख्याल से संविधान की आत्मा पर, संविधान के मंतव्य पर, संवैधानिक धर्म पर सबसे बड़ा आघात था जी। हम उसको क्यों भूल जाते हैं? और उसी संविधान में जिसको हमारे संविधान के जानकारों ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद, लंबी चर्चा के बाद बनाया था, उसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। मानना चाहिए कि समय के साथ चीजें बदलती है, जरूरतें बदलती है, उसके हिसाब से बदलना भी पड़ता है। लेकिन उस संविधान के प्रति मान सम्मान की जब बात करते हैं तो वो सब पे लागू होता है। आज अगर विपक्ष के लोग इसमें आते कार्यक्रम में और तब भी प्रधानमंत्री वही भाषण देते जी, परिवारवाद के सहारे विपक्ष पर, या खासतौर पर सीधे सीधे कहें
कांग्रेस पर प्रहार करते तो शायद आज आईने में प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े नजर आते, विपक्ष नहीं आता। लेकिन आज पहले विपक्ष ने गलती की और दूसरी बार प्रधानमंत्री वो उदारता दिखाने से चूक गए। दूसरी बात संविधान के प्रति जो बात है, संविधान के मामले में बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि जो जानकार लोग हैं, जो समाज के या व्यवस्था के ताकतवर लोग हैं, आप देखेंगे उदाहरण ऐसे अनेक मिल जाएंगे, हाल के दौर में ही पिछले दौर में भी, वो संविधान का उल्लंघन कहीं ज्यादा करते हैं कमजोर तबके के लोगों के और अशिक्षित लोगों के या कम शिक्षित लोगों के मुकाबले। अब आते परिवारवाद पर। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि परिवारवाद के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सैद्धांतिक बात है। जब आप व्यवहार की बात करते हैं तो हमारे संविधान में परिवारवाद पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल चल रहे हैं वो संविधान की प्रक्रिया के कानून नियम के मुताबिक चल रहे हैं। अगर सरकार को लगता है, मैं अगर इसलिए जोड़ रहा हूं कि मुझे इस पर संदेह है, अगर सरकार को लगता है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए शुभ नहीं है, तो सरकार के पास तो बहुमत है। सरकार ने बहुत सारे संविधान संशोधन किए हैं, एक संशोधन ये ला करके परिवारवादी राजनीति पर रोक लगा दे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्या बसपा से बीजेपी का समझौता नहीं रहा? बीएसपी परिवारवादी पार्टी के दायरे में आती है कि नहीं आती? क्या देवीलाल जी की पार्टी से बीजेपी का तालमेल नहीं रहा? वो भी परिवारवादी पार्टी के दायरे में आती है और आज भी उन्हीं के परिवार के एक सदस्य की पार्टी के साथ हरियाणा में सरकार चल रही है। प्रकाश सिंह बादल जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे रामचंद्र जागड़ा जी, सम्मानित नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं। क्या उनकी पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है? क्या रामविलास पासवान जी की पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है, जिनके साथ आपका तालमेल हाल तक रहा? तो परिवार का जब सवाल आता है और परिवार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो कहने की कोशिश की वो कहीं आंतरिक लोकतंत्र की बात, तो ये उदाहरण ये बताते हैं कि परिवारवाद से आपको परहेज तब तक नहीं, परिवारवाद से आपको कोई परहेज नहीं है। कुल मिलाकर सियासत महत्वपूर्ण है, दुहाई संविधान की है, हर व्यक्ति इस संविधान की दुहाई देते हुए अपनी सियासत को चमकाने के फेर में। और उसी की रोशनी में मैं आपसे देवेंद्र वर्मा जी थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भावपूर्ण संबोधन में आखिरी में यह भी कहा कि यह कार्यक्रम सदन का है, इस पवित्र जगह का है, स्पीकर और बाबा अंबेडकर की गरिमा है और हम इसे बनाए रखें। मैं थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटना चाहता हूं और यह समझना चाहता हूं कि संविधान और बाबा साहब अंबेडकर एक दूसरे के पर्याय इस देश में कर दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि पूरा संविधान जो लिखा गया था वो बाबा साहब के द्वारा ही लिखा गया था और उन्होंने दिया और इन्होंने सर माथे पर रख लिया। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी, ये थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, और बाकी सदस्यों की भी कोई भूमिका थी, इस पर भी थोड़ी रोशनी मिले ताकि दर्शक जान पाए कि जिस संविधान का निर्माण देश में हुआ वो वस्तुतः हुआ कैसे, वो संविधान सभा थी क्या, उसके प्रमुख कौन थे, प्रक्रिया क्या थी, थोड़ा इस पर आपसे दृष्टि मिले। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसी को संविधान सभा में तब्दील कर दिया गया था। जी, संविधान का प्रारूपण कोई केवल बाबा साहब अंबेडकर ने किया हो ऐसा नहीं है जी। संविधान की ड्राफ्टिंग का काम, इसका जो बेसिस था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1932 था, शायद वो था, उसी को एक बेस लिया गया, उसी के आधार के ऊपर हमारे संविधान की रचना आरंभ की गई। लगभग 3 वर्ष तक इसके ऊपर काम हुआ। 3 वर्ष में 114 इसकी मीटिंग हुई। 114 सिटिंग्स में इस संविधान सभा के ऊपर डिस्कशन किया गया और इसमें लगभग 7600 अमेंडमेंट्स आए जी। और उन 7600 अमेंडमेंट्स में से 2400 अमेंडमेंट जो थे वो स्वीकार नहीं हुए और बाकी अमेंडमेंट को स्वीकार करते हुए इस संविधान की रचना की। और जब ये ड्राफ्ट बना तब उस ड्राफ्ट कमेटी जो थी, उस ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बाबा साहब अंबेडकर थे। तो केवल बाबा साहब अंबेडकर किसी एक व्यक्ति ने इस संविधान की रचना की ऐसा नहीं है, इसमें बहुत हमारे मूर्धन्य विद्वान लोग थे जिसमें डिस्कशन हुआ। यदि आप इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखेंगे जो कि लोकसभा सेक्रेटरिएट ने लगभग 8 वॉल्यूम में इसको प्रकाशित किया है,
उसमें आपको सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन, किसने क्या कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कैसे सबब किया, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। तो संविधान 3 वर्षों में बना, और जो ये तारीख है, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको देवेंद्र वर्मा जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में क्या थे, थोड़ा इस पर भी तो जानकारी दीजिए ना आप। बाबा साहब के संदर्भ में आपने बताया कि वो प्रारूप समिति के प्रमुख थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, एक तो सवाल आपसे ही है, और दूसरा वर्तमान में अगर संसद की संरचना को देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका को और बाबा अंबेडकर जिस भूमिका में थे उसमें अगर बात करें तो किस रूप में हम समझ सकते हैं कि कौन क्या था, थोड़ा समझाएंगे? क्योंकि इस देश की सियासत का ये भी स्याह पहलू है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से सामने आना चाहिए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सबसे पहले संविधान सभा बनी थी उसके चेयरमैन थे जी, और जो ड्राफ्ट कमेटी बनी उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन जो थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे जी। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें है। तो बाबा साहब, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, जितने भी डिस्कशन हुए हैं उस डिस्कशन के ऊपर जो समअप किया है वो सब बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, और फाइनल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन संशोधनों को स्वीकार किया वो स्वीकार हुए, और जिनको अस्वीकार किया वो अस्वीकार हुए, और इस प्रकार से ये सारे क्लॉजेस को फाइनल रूप दिया गया। मेरा वो सवाल अनुत्तरित रह गया देवेंद्र वर्मा जी, फिर मैं रामचंद्र झगड़ा जी के पास जाना चाहता हूं कि वर्तमान की अगर लोकसभा को उदाहरण स्वरूप लें तो जिस भूमिका में थे राजेंद्र प्रसाद जी, उस भूमिका में हम किसको देख सकते हैं, और जिस भूमिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वर्तमान की जो कमेटियां बनती हैं उसमें किस भूमिका में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देख सकते हैं? वर्तमान में जो संसद की कमेटियां और अध्यक्ष के तौर पर हम राजेंद्र प्रसाद जी को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी वो प्रमुख हैं, और उनके साथ में जो कमेटीज हैं उसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनमें से एक प्रारूप समिति थी, उस अध्यक्ष है। मैं जांगड़ साहब आपके पास जाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को उल्लेख में वर्तमान स्पीकर का और बाबा अंबेडकर की गरिमा के संदर्भ में बोध कराया गया। उस संविधान सभा के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी गरिमा के उल्लेख से परहेज क्यों रहा या क्यों भुला दिया गया? इसलिए क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उल्लेख अब किसी वोट बैंक को प्रभावित नहीं करता है। सीधा सवाल है, आप साफ राजनीति करने के हामी रहे हैं, इसलिए सीधा सवाल सीधे आपसे ही कर लिया गया। मानसू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोई आज से ही नहीं माना जाता संविधान का रचनाकार। ये जिस समय से संविधान लागू हुआ उसी दिन से उनको इनका रचनाकार माना जा रहा है। और मैंने जैसा पढ़ा है बाबा साहब के बारे में, और इसके 7 सदस्य बनाए गए थे प्रारूप समिति के। 2 विदेश चले गए थे, 2 ने बहिष्कार कर दिया था, और 2 ने कभी इसमें भाग ही नहीं लिया प्रारूप बनाते समय। ये सारा का सारा काम बाबा साहब के ऊपर ही निर्भर था, और सारा प्रारूप उन्हीं को ही बनाना पड़ा था। बाकी के सदस्य इसमें नहीं शामिल हुए थे, सदस्य 7 थे इसमें। लेकिन बाबा साहब को भी मैंने पढ़ा कई बार, और उन्होंने अपनी पीड़ा इसमें व्यक्त की है कि मैं संविधान को जो प्रारूप देना चाहता था और संविधान की मैं जो भावनाएं मैं लागू करना चाहता था, आम आदमी के लिए संविधान में जो मैं रचना देना चाहता था, कुछ बातें ऐसी भी रही जिनको मैं मजबूरन होकर भी लागू नहीं करवा पाया, क्योंकि मैं अध्यक्ष नहीं था। अध्यक्ष और थे, और मेरे ऊपर बहुत सी ऐसी प्रतिबंध थे कि मैं अकेला उस काम को नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ तो मेरा झगड़ा साहब आपसे सवाल है, आपके कहे अनुसार ही, कि आज के दिन आप बाबा साहब को इतनी पुण्य भाव से स्मरण कर रहे थे, तो परिवार के आधार पर पार्टियों को कोसने के स्थान पर यह संकल्प जाहिर क्यों नहीं किया कि जो पीड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जहन में उस दौर में रह गई कि ये काम होने चाहिए थे पर मैं कर नहीं पाया, परिस्थितियां मुझे करने नहीं दी गई, अब हम नए सिरे से उस काम को कर देंगे। जरूरत तो इस बात की थी, सही श्रद्धांजलि, सही सद्भाव शायद इस रूप में व्यक्त होता। उसके स्थान पर पार्टियों को निशाने पर लेकर क्या साधा आपने? ये भाजपा सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही बाबा साहब को सम्मान मिला है जी। उनसे संबंधित जितनी स्मृतियां थी, चाहे वो इंग्लैंड में या हिंदुस्तान में, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है।
और जैसा राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार बीच में जिक्र कर रहे थे जी कि संविधान में संशोधन होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं, और संविधान हमारा लचीला है। अगर कोई कमी रहती है और हमें लगता है राष्ट्र के लिए ये संशोधन करना जरूरी है, तो उसमें संविधान में 105 के लगभग संशोधन हो चुके हैं। लेकिन एक संशोधन ऐसा भी हुआ है शाहबानो केस के अंदर, जब हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की भी गरिमा को मिटाया गया और केवल मात्र कुछ वोटों के लिए, तुष्टिकरण के लिए वो संविधान में संशोधन लाया गया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये इसको कोई झूठला नहीं सकता है। अब इतिहास के पन्नों में तो जाना था, आपके दौर में भी दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने एसटी के संदर्भ में भी, गिरफ्तारी के संदर्भ में भी संशोधन दिया था और बताया था कि ये अवैध है, तो आपने उसमें भी संविधान संशोधन करके रख दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पलटने का केवल कांग्रेस के खाते में नहीं, आपके खाते में भी इतिहास है। अपनी सुविधा से उसको प्रस्तुत करने की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं प्रमोद त्यागी जी आपके पास वापस लौट कर आता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि संविधान दिवस के दिन जिन विवादों को विपक्ष और सत्ता पक्ष ने आज जन्म दिया, उसने लोकतंत्र और संविधान की भावना को किस कदर मजबूत किया। थोड़ा इस पर आपसे दृष्टि मिले। आपके और आपके समेत 13 अन्य राजनीतिक दलों ने जो कदम उठाया, उससे लोकतंत्र कितना मजबूत हो गया, और सत्ता पक्ष ने आज जो संदेश देश को देने की चेष्टा की, उससे भी इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को कितना सींच दिया गया। थोड़ा दृष्टि मिले। देखिए, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था, ये संविधान हम सबके लिए है जी, और संविधान में संशोधन होते रहते हैं, वो जनता के समय के अनुसार होते हैं। उससे संविधान की पवित्रता कम नहीं हो जाती। संविधान में विपक्षी दलों को भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने का स्वतःधिकार मिला हुआ है। आज सभी विपक्षी पार्टियों ने, जिनको संसद में प्रतिनिधित्व है, उन्होंने वो प्रतीकात्मक रूप से दिखाया कि भारतीय संविधान की आत्मा को सत्तारूढ़ दल ने खत्म करने का प्रयास किया है। बहुत बार प्रधानमंत्री, देखिए मैं किसी कांग्रेस पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। वो जब जब पार्लियामेंट चलती थी, कभी वो विदेश का दौरा नहीं करते थे और पार्लियामेंट का कोई सत्र नहीं छोड़ते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी वर्तमान जो हैं, वो कितना पार्लियामेंट को सम्मान देते हैं। उनके 7 साल के प्रधानमंत्री पद के आप जीवन को समझ लें। संसद में उनका विश्वास नहीं है, न संसदीय संविधान में विश्वास है। उनका विश्वास दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मवाद में है और उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चलने का प्रयास करती है। प्रमोद त्यागी जी, मैं थोड़ा आपकी बात से असहमति व्यक्त करता हूं। वो संसद के दौरान विपक्ष में जाते हैं, पर्यटन पे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, देश से जुड़े हुए मसले होते हैं, उसके लिए विदेश की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री का दायित्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अलग दौर में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की बैठकों के दौरान भी जो है विदेश की यात्राओं पर का ये उल्लेख है। कश्मीर के संदर्भ में तमाम फैसले लिए गए, वो प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश में रहते हुए लिए गए। देश की संसद के प्रति प्रधानमंत्री का क्या सम्मान है, वो उस दौर में पूरे देश ने देखा था, जब वह दंडवत होकर पहली बार संसद में दाखिल हो रहे थे। उस दृश्य के भी हम साक्षी हैं। कुल मिलाकर जानने में दिलचस्पी, राजकुमार सिंह जी, कार्यक्रम के आखिरी दौर में आपसे यह है कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आज के दिन का भी उपयोग सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने केवल अपनी सत्ता को चमकाने के लिए किया। बात भले ही नेशन फर्स्ट के संदर्भ में हुई, लेकिन पॉलिटिक्स फर्स्ट साफ तौर पर आज इस देश को एक बार फिर दिखाई दी। चाहे जितनी देश की दुहाई दी जाए, पर कुल मिला के दल हित ही अब देश हित से बड़ा है, यह साबित करने में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं रह गया है। राजकुमार जी, आपकी टिप्पणी। हिमांशु जी, मैंने शुरू में यही कहा था कि हमारी विडंबना यह है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों और राजनेताओं की राजनीतिक संकीर्णता इतनी ज्यादा संकीर्ण है कि उन्हें अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता, अपने दल के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। आज के दिवस पे उसके पीछे जो भी मंशा रही हो मनाने की, दोनों ने, विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष ने, जिस संविधान की दुहाई हम दे रहे हैं या प्रवक्ता दे रहे हैं विभिन्न दलों के, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के अलावा हमने कुछ नहीं किया। जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान बनाने में राजेंद्र प्रसाद जी की, डॉक्टर अंबेडकर की, बाकी लोगों की किसी की कम या ज्यादा भूमिका अगर हम कहेंगे, मुझे लगता है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जिनकी भी भूमिका रही है, उनके साथ अन्याय होगा और उचित नहीं होगा आज के समय उसका आकलन करना।
लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने भी और अंबेडकर जी ने भी संविधान की बाबत जो कहा था वो हमको जरूर याद रखना चाहिए जी। राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था कि आखिरकार एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है, इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों का द्वारा होता है जो इस पर नियंत्रण करते हैं तथा इसे चलाते हैं। भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों और देश के हित को सर्वोपरि रखें। डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे और देश के पहले कानून मंत्री भी बने, उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था यह संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा सिद्ध होगा, लेकिन बुरे हाथों में चला गया तो इस हद तक नाउम्मीद कर देगा कि किसी के लिए भी नजर नहीं आएगा। सवाल यह है, कोई व्यवस्था या हमारे संविधान की बात करें या संविधान के जो 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उन स्तंभों की बात करें, कोई भी व्यवस्था उतनी ही अच्छी या बुरी होती है जितना उसको संचालित करने वाले लोग होते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये, चाहे परिवारवाद का सवाल हो, चाहे आंतरिक लोकतंत्र का सवाल हो, हम जैसे लोग होंगे, हमारे जैसे राजनीतिक दल होंगे, जैसे राजनेता होंगे जिन्हें हम चुनते हैं, कोई बाहर वाले नहीं चुनते जी, वैसी ही व्यवस्था बनेगी, वैसा ही लोकतंत्र बनेगा, वैसा ही संविधान सम्मत शासन चलेगा। इस अवसर पर हमें एक दूसरे पर छींटाकशी करने के बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय या अपनी कमीज दूसरे से साफ दिखाने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने अपने गिरेबान में झांककर आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आजादी के 73-75 साल बाद जब अमृत महोत्सव बना रहे हैं, हमारा लोकतंत्र कहां खड़ा है, हमारा संविधान जो बनाया हमारे पूर्वजों ने, उसकी कसौटी पर हम कितना खरा उतर पा रहे हैं। राजनीतिक दल जब तक इस दलगत राजनीति की संकीर्णता से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम ईमानदारी से अपने इस सफर की चुनौतियों का, अपनी नाकामियों का और आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका सही आकलन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूं राजकुमार सिंह जी, आपके द्वारा कही गई हुई बात पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जब भाषण दिया तो उसमें कई तर्कपूर्ण बातें भी कही। उसमें उन्होंने एक बात कही, वो पूरे देश के लिए चिंता का और चिंतन का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान बनाते वक्त देश सबसे ऊपर था, अनेक बोलियों, पंथ और राज्य रजवाड़ों को संविधान के जरिए एक बंधन में बांधा गया। मकसद था कि ऐसा करके देश को आगे बढ़ाया जाए। अगर ये आज करना होता तो शायद हम संविधान का एक पेज भी पूरा ना लिख पाते, क्योंकि राजनीति के चलते नेशन फर्स्ट पीछे छूटता जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वह आज देश ने साबित होते हुए भी देखा। 14 राजनीतिक दल जो विपक्ष की भूमिका में है, उन्हें अपनी असहमति, अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपना आक्रोश, अपनी शुद्धता और सही शब्दों में कहें तो अपनी खींचता को प्रकट करने के लिए आज ही का दिन मिला। और ये आयोजन ही मिला जिस संविधान के बूते एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर हम दुनिया के सामने प्रकट होते हैं, उसको भी हम राजनीति से अछूता नहीं रख पाए। क्या वाकई देश में हालात इतने खराब हैं? और अगर इतने खराब हैं तो ये तमाम नेता इतनी आसानी से अपनी भावाव्यक्ति कर कैसे ले रहे हैं? हमने तानाशाही के वो दौर देखे हैं, दुनिया में देखे हैं, जिसमें अगर हालात वाकई खराब होते हैं तो विपक्ष की आवाजें सड़कों पर नहीं, कैद खानों में दिखती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो देश के प्रधानमंत्री ऐसे नाजुक मसले पर देश हित को सबसे बड़ा बता रहे थे, वह कहां भटक गए और दल हित की बात करने लगे और परिवारवाद, इन बातों को लेकर देश के संदर्भ में होती बात को एक सियासी बात बनाकर ही रख गए। निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। ये कोई उपलब्धि नहीं है कि हम अपने भाषण में ये कहें कि आज अगर लिखने की नौबत आ जाए संविधान के संदर्भ में तो हम एक पेज भी ना लिख पाए। अगर 71 साल का संविधान निर्माण के बाद सफर हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है तो हमें वाकई विचार करना चाहिए, क्या हमारे पूर्वजों ने आजादी हमें इसीलिए दिलाई थी कि हम सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करें कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पेज लिखने लायक भी नहीं रह गए? अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं तो हम में से हर भारतीय के लिए आज का दिन शर्मसार होने का दिन है। क्या हम इस पर विचार करेंगे? इस पैनल के तमाम प्रबुद्धजन और दर्शक विचार करें। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार के मसले इस कार्यक्रम में उठकर आए हैं,
जिस प्रकार के तर्क आए हैं, जिस प्रकार के तथ्य आए हैं, उसको लेकर साहिर लुधियानवी कमाल के शायर हुए हैं। उन्होंने 2 पंक्तियां कही हैं। ये पंक्तियां पढ़ते हुए गला भरता है, आपका सुनते हुए मन भरना चाहिए। उन्होंने लिखा था, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। साहिर लुधियानवी ने जो ये दर्द व्यक्त किया था ना, संविधान निर्माण दिवस के दिन आज जो राजनीतिक दलों ने आचरण प्रदर्शित किया है, उसमें भी यही सब कुछ निकल कर आया है। क्या इसी सत्य को देखने के लिए आप सब इस देश में मौजूद हैं? तो आने वाली पीढ़ियों को चेहरा क्या दिखाएंगे? विचार आप भी करें और मैं भी। पर अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।